हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद मंजू वर्मा। आज हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर और देशभक्ति की भावना से भरी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मातृभूमि। लेकिन बच्चों, आज हम सिर्फ कविता पढ़ेंगे नहीं और सिर्फ उसके कठिन शब्दों को ही नहीं देखेंगे, बल्कि आज हम कोशिश करेंगे कि कविता की हर पंक्ति को फील करें, इमेजिन करें और उसे समझने की कोशिश करें। सो आर यू रेडी? सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत देश की सबसे सुंदर चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा हिमालय, कोई कहेगा गंगा नदी, कोई कहेगा जंगल और हरियाली, तो कोई हमारे देश की संस्कृति को सुंदर बताएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कवि अपने देश को देखकर क्या महसूस करता होगा? आज की कविता में कवि हमें अपनी कल्पना के साथ भारत की एक ब्यूटीफुल जर्नी पर लेकर चलेंगे। हम हिमालय देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, झरने देखेंगे, पक्षियों की आवाज़ सुनेंगे और फिर उन महान व्यक्तियों को याद करेंगे जिन्होंने इस भूमि को महान बनाया। सो बच्चों, वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि कवि अपनी मातृभूमि को इतना महान क्यों मानता है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। इस कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? अपना प्रेम व्यक्त किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मातृभूमि का अर्थ क्या होता है? देखिए बच्चों, मातृ का अर्थ होता है माँ और भूमि का अर्थ होता है धरती। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस देश या धरती से हमारा संबंध होता है और जिसे हम अपनी माँ के समान प्यार करते हैं, उसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। Our motherland is the land that we love, respect and feel connected to. तो अब देखते हैं कि कवि अपनी मातृभूमि के बारे में क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, पहला स्टेंजा देख लेते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। बच्चों, इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही विशाल पर्वत के सामने खड़े हैं। विशाल मीन्स बहुत बड़े, पर्वत मीन्स पहाड़, माउंटेन, उसके सामने खड़े हैं। वह इतना ऊंचा पहाड़ है, इतना ऊंचा पर्वत है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी चोटी आसमान तक पहुंच गई है। कहाँ तक पहुंच गई है? आसमान तक। तो बताइए, भारत का वह प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? कैन यू गैस एनीवन? यस बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने। वह पर्वत कौन सा है? हमारा हिमालय पर्वत है। तो चलिए, इस स्टेंजा के अंदर जो हार्ड वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग को हम देख लेते हैं। ऊंचा मतलब होता है बहुत अधिक ऊंचाई वाला, ठीक है, हाईएस्ट। और हिमालय का मतलब होता है भारत की विशाल पर्वत श्रेणी। आकाश का मतलब आप जानते ही हो, आसमान। चूमता है मतलब यहाँ पे उसका अर्थ आया कि बहुत ऊंचाई तक पहुँचना या छूना। चरण का मतलब भी आपको पता है कि पैर होते हैं। तले मीन्स नीचे, नित मीन्स प्रतिदिन, सदा। सिंधु का मतलब होता है समुद्र और झूमता का मतलब होता है आनंद से हिलता डुलता। तो चलिए अब हम इसकी
व्याख्या जान लेते हैं डिटेल में कि कवि ने इस स्टैंजा के अंदर क्या समझाना चाहा है या फिर क्या बताना चाहा है। इस पद में कवि अपनी मातृभूमि भारत की विशालता और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। कवि कहता है कि भारत की धरती पर हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा और गर्व से खड़ा हुआ है। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय अपनी चोटियों से किसको, आकाश को चूम रहा हो। तो बच्चों, यहाँ हिमालय सचमुच इंसान की तरह आकाश को चूम नहीं रहा है। कवि ने अपनी कल्पना का प्रयोग करके यह बताने की कोशिश की है कि हिमालय बहुत ऊंचा और क्या है, विशाल है। इसके बाद में कवि कहता है कि हिमालय के नीचे सिंधु अर्थात समुद्र अपनी लहरों के साथ झूमता रहता है। समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं। समुद्र की लहरों को देखा है ना आपने, कभी उठती हैं कभी नीचे गिरती हैं। ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुशी से झूम रहा हो। इस प्रकार कवि एक बहुत सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एक ओर आकाश को छूता हुआ विशाल हिमालय है और दूसरी ओर लहरों के साथ झूमता हुआ समुद्र है। यह दृश्य, यह सीन हमें बताता है कि हमारी मातृभूमि प्राकृतिक सुंदरता और विशालता से भरपूर है। तो बताइए बच्चों, कवि ने हिमालय को आकाश चूमता है क्यों कहा है? कोई बता सकता है? Because the Himalayas are extremely high. ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। अब बच्चों, मैं आपसे एक आसान सा क्वेश्चन पूछती हूँ। भारत की 2 प्रसिद्ध नदियों के नाम बताइए। कोई बता सकता है? यस, गंगा और यमुना। लेकिन कवि केवल नदियों के नाम क्यों ले रहा है? चलिए इस स्टैंजा को ध्यान से समझते हैं। पहले तो शब्दार्थ देख लेते हैं। त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का संगम। जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में मिलती हो उसी जगह को क्या बोला जाता है? त्रिवेणी। ठीक है। नदियाँ आप जानते ही हो, ये जल की प्राकृतिक धाराएं होती हैं। लहर रही हैं मतलब लहरों के साथ बह रही हैं। कौन? नदियाँ। जगमग का मतलब होता है चमकता हुआ। जगमग का मतलब होता है चमकता हुआ। छटा का मतलब होता है सुंदर दृश्य या फिर सुंदरता। निराली का मतलब होता है अनोखी। पग पग मतलब होता है हर कदम पर। और छहर रही का मतलब है फैल रही है या फिर बिखर रही है। तो चलिए देखते हैं, इस पद में कवि भारत की नदियों और उसके चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। कवि कहता है कि भारत में गंगा और यमुना जैसी पवित्र और प्रसिद्ध नदियां लहराती हुई बह रही हैं। इन नदियों का पानी, उनकी लहरें और उनके किनारों के दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। कवि जगमग छटा निराली कहकर बताता है कि भारत की सुंदरता बहुत ही अनोखी और मनमोहक है। जहाँ भी हम जाते हैं हमें कोई न कोई सुंदर दृश्य अवश्य दिखाई दे ही जाता है। अब देखो, पग पग छहर रही है, इसका अर्थ होता है कि भारत की सुंदरता केवल किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि हर कदम पर, हर जगह प्रकृति का कोई नया और सुंदर रूप दिखाई देता है। कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं हरे भरे जंगल हैं और कहीं सुंदर मैदान हैं। So children, the poet wants to
say that the beauty of India can be seen everywhere. अगर आप किसी नदी के किनारे घूमने जाएं तो आपको वहाँ क्या क्या सुंदर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? ठीक है, आप सोचिए और आइडिया लगाइए और चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब तीसरा पद देख लेते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों, इस स्टैंजा को ध्यान से देखिए। कवि एक ही भूमि को 4 अलग अलग नामों से बुला रहा है। कौन कौन से नाम? पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही है? नो, इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। इस स्टैंजा के अंदर जो भी शब्द आए हैं, हार्ड वर्ड आए हैं, उनके शब्दार्थ देखो। पुण्य भूमि का मतलब होता है पवित्र भूमि। पुण्य भूमि का मतलब क्या होता है? पवित्र भूमि। और स्वर्ण भूमि का मतलब सोने के समान मूल्यवान। जिस प्रकार गोल्ड, सोना मूल्यवान होता है, कीमती होता है, ठीक है, उसी प्रकार यह समृद्ध भूमि है। मतलब जो इसमें फसलें उगती हैं सुनहरे रंग की, उससे ये समृद्ध भूमि है। जन्म भूमि का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया हो। तो हमने इसी धरती पर रहकर जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि भी हुई। मातृभूमि मतलब अपनी माँ के समान प्रिय देश की भूमि, ठीक है, जिसने हमारी माँ के समान हमारा लालन पालन किया है, हमें पाला पोसा है, इसलिए इस भूमि को मातृभूमि भी कहा गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपने गहरे प्रेम और सम्मान को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करना चाह रहा है कवि यहाँ पे? अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करना चाहता है। कवि सबसे पहले भारत को पुण्य भूमि कहता है। कहते हैं ना, इस स्टैंजा के अंदर क्या है? सबसे पहले क्या कह रहे हैं कवि? भारत को पुण्य भूमि बता रहे हैं, क्योंकि इस भूमि को पवित्र माना जाता है। क्यों पवित्र माना जाता है? क्योंकि इस धरती पर अनेक महान संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है और लोगों को अच्छे विचारों का मार्ग दिखाया है ना, अच्छे विचारों के बारे में बताया है, अच्छे रास्तों पे उन संतों ने चलाया है। इसीलिए इस भूमि को पुण्य भूमि कहा गया है। फिर कवि भारत को स्वर्ण भूमि कहते हैं। यहाँ स्वर्ण भूमि का अर्थ यह नहीं है कि पूरी धरती सचमुच सोने की बनी हुई है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। इसका अर्थ है कि यह भूमि बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती, महान और समृद्ध है। इसके बाद में जो कवि है भारत को अपनी जन्मभूमि कहता है, अर्थात यह वह भूमि है जिससे उसका जन्म और जीवन जुड़ा हुआ है। अंत में कवि सबसे प्रेमपूर्ण शब्द का प्रयोग करता है, वो है मातृभूमि। तो देखिए इस स्टैंजा को पूरे शॉर्ट में, जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, उसी प्रकार कवि अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता है। इसलिए उसके लिए भारत केवल सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि माँ के समान पूजनीय और प्रिय है। अगर इसको इंग्लिश में समझें तो फॉर द पोइट इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज सैक्रेड, वैल्यूएबल एंड एज डियर एज अ मदर। ओके, समझ में आया? तो चलिए 4 स्टैंजा देख लेते हैं। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो बच्चों अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करें। क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट। अब इमेजिन करो
कि आप पहाड़ों के बीच खड़े हो। किनके बीच खड़े हो? पहाड़ों के बीच में खड़े हो। पहाड़ से पानी गिर रहा है, आसपास पेड़ हैं और पक्षी मधुर आवाज में चहचहा रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस ब्यूटीफुल प्लेस? यस और नो? यस। तो चलिए अब इस स्टैंजा के हम क्या देख लेते हैं, हार्ड वर्ड देख लेते हैं। झरने आपको पता ही है क्या होता है। पहाड़ों से गिरने वाली जो जल धाराएं होती हैं उनको हम झरने कहते हैं। अनेक का मतलब बहुत सारे, झरते मतलब गिरते रहते हैं या बहते हैं। पहाड़ियाँ मतलब छोटे छोटे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ होती हैं, हिल्स, उनको बोला जाता है। चिड़िया का मतलब होता है पक्षी, यह एक प्रकार का पक्षी होता है। चहकना मतलब होता है मधुर आवाज में बोलना। मस्त मतलब प्रसन्न और आनंदित होना। झाड़ियाँ वो भी आपको पता है, छोटे पेड़ पौधों का समूह होता है। तो चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं हम। इस पद में कवि भारत की पहाड़ियों और वहाँ की सुंदर प्राकृतिक दुनिया का चित्र प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि उसकी मातृभूमि की पहाड़ियों में बहुत सारे झरने बहते हैं और गिरते हैं। झरनों से गिरता हुआ पानी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और उसकी आवाज़ भी मन को प्रसन्न कर देती है। किसकी आवाज़? जो झरने बहते हैं और उनसे जो साउंड निकलता है, उसकी जो आवाज़ निकलती है वो मन को बहुत ही खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है। इन्हीं प्राकृतिक स्थानों पर बहुत सारी चिड़िया रहती है। वे पेड़ों और झाड़ियों में बैठकर मधुर आवाज में चहचहाती हैं। हो मस्त झाड़ियों में कहकर कवि बताता है कि पक्षी झाड़ियों में बहुत आनंद और स्वतंत्रता से रहते हैं। आया ना ये लाइन, हो मस्त झाड़ियों में। इस पूरे स्टैंजा में कवि हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम सचमुच पहाड़ों के बीच पहुंच गए हों और झरनों की आवाज़ तथा पक्षियों की चहचहाहट सुन रहे हों। नेचर इज़ फुल ऑफ लाइफ, साउंड एंड ब्यूटी। अगर आप इस दृश्य में होते तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता? झरने या फिर चिड़ियों की चहचहाहट? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी देखिए 5th स्टैंजा देख लेते हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अब बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोयल की आवाज़ सुनकर आपके मन में कौन सी आवाज़ आती है? कौन सी आती है? कुहू कुहू। अब देखते हैं कि कवि ने इस स्टैंजा में प्रकृति की कौन सी सुंदर तस्वीर बनाई है। ठीक है, तो उसे जानने से पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। अमराई का मतलब होता है आम के पेड़ों का बगीचा या फिर आम के पेड़ों का समूह। घनी का मतलब होता है बहुत अधिक और आसपास फैली हुई। कोयल मधुर आवाज़ वाला पक्षी होता है एक। पुकारती आवाज़ देती। मलय पवन सुगंधित और शीतल हवा, ठंडी ठंडी हवा जो मलय पर्वतों से बहकर आती है। पवन मतलब होता है हवा। तन का मतलब होता है शरीर। मन का मतलब होता है हृदय और भावनाएं। संवारती मतलब प्रसन्न और ताज़ा बनाती हैं। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। इस पद में कवि भारत की हरी भरी और आनंददायक प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। कवि कहता है कि भारत में हम आम के पेड़ों की घनी अमराइयाँ हैं। ठीक है, भारत में किसके? आम के पेड़ों की घनी अमराइयाँ हैं। ये पेड़ ये पेड़ जो हैं वो प्रकृति को सुंदर और हरा भरा बनाते हैं। इन अमराइयों में कोयल अपनी मीठी आवाज़ में पुकारती है। कोयल की मधुर आवाज़ वातावरण को और भी सुंदर तथा आनंदमय बना देती है।
इसके बाद कवि मलय जो पवन है, मलय पवन, उसका वर्णन करते हैं। मलय पवन का अर्थ होता है सुगंधित और शीतल हवा। जब ठंडी और सुगंधित हवा चलती है तो हमें ताजगी और प्रसन्नता महसूस होती है। इसलिए कवि कहता है कि यह हवा हमारे तन और मन दोनों को संवार देती है। यहाँ तन मन संवारती है का मतलब यह नहीं कि हवा हमें सचमुच सजाती है। इसका अर्थ है कि ठंडी और सुगंधित हवा हमारे शरीर को आराम और मन को खुशी देती है। द कूल एंड फ्रेगनेंट ब्रीज मेक्स द बॉडी फील फ्रेश एंड द माइंड फील हैप्पी। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा, 6th स्टैंजा है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो बच्चों, अभी तक कवि हमें क्या क्या दिखा चुका है? पहाड़, नदियाँ, झरने, पक्षी और पेड़ पौधे। लेकिन अब कविता एक नया टर्न लेती है। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम नेचर टू कल्चर एंड वैल्यूज। तो चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। धर्म भूमि का मतलब होता है धर्म या फिर सदाचार और अच्छे मूल्यों की भूमि। कर्म भूमि का मतलब होता है कर्म और कर्तव्य करने की भूमि। जन्मभूमि, जहाँ जन्म हुआ है। मातृभूमि, अपनी माँ के समान प्रिय भूमि। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बाद उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करता है। ठीक है, कवि भारत को धर्म भूमि कहता है। क्यों? क्योंकि इस भूमि पर सत्य, धर्म, दया, करुणा और अच्छे आचरण का महत्व बताया गया है। कवि भारत को कर्म भूमि भी कहता है। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि का अर्थ है वह भूमि जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अच्छे कार्य करता है। कवि के लिए भारत ऐसी भूमि है जहाँ केवल जन्म लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना और सही मार्ग पर चलना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कवि गर्व से कहता है कि यह मेरी धर्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है और मेरी प्यारी मातृभूमि भी है। तो चलिए अभी 7th स्टैंजा देख लेते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो बच्चों, अब एक गैसिंग गेम खेलते हैं। रघुपति किसे कहा गया है? यस, रघुपति का अर्थ है श्री राम। भगवान श्री राम को रघुपति कहा जाता है। ये देखो एक भजन भी है ना, रघुपति राघव राजा राम, है ना। और श्री राम के साथ किसका नाम आता है? माता सीता का। अब अगला नाम है श्री कृष्ण का। तो कवि इन महान व्यक्तियों का नाम लेकर क्या बताना चाहता है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इनके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। रघुपति मतलब होता है भगवान श्री राम। जन्मी मतलब जन्म लिया। सीता का मतलब है, आप जानते ही हो, माता सीता। श्री कृष्ण का भी आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण। वंशी का मतलब होता है बांसुरी। पुनीत का मतलब होता है पवित्र। गीता क्या है? श्री कृष्ण द्वारा दिया गया पवित्र ज्ञान ही गीता है। तो देखिए इस पद में कवि भारत की महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, कवि कहता है कि यह वही पवित्र भूमि है जहाँ रघुपति अर्थात भगवान श्री राम ने जन्म लिया और जहाँ माता सीता का भी संबंध है। इसके बाद कवि श्री कृष्ण का उल्लेख करते हैं। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण और महान व्यक्तित्व रखने वाले रहे हैं। श्री कृष्ण से वंशी अर्थात
बांसुरी की मधुर धुन और गीता के पवित्र ज्ञान का संबंध जोड़ा जाता है। इस स्टैंजा के माध्यम से कवि बताता है कि उसकी मातृभूमि केवल प्राकृतिक रूप से सुंदर नहीं है, बल्कि महान आदर्शों और शिक्षाओं से भी समृद्ध है। राम का जीवन हमें कर्तव्य और आदर्शों की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण से ज्ञान और कर्तव्य की शिक्षा जुड़ी हुई है। So that is why the poet feels proud of his motherland and its great cultural heritage। तो बच्चों, इस स्टैंजा में किन किन महान व्यक्तियों का नाम आया है, क्या बता सकते हो? भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए 8th स्टैंजा देख लेते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो बच्चों, अगर आपको पूरी दुनिया को सिर्फ एक अच्छी बात सिखाने का मौका मिले तो आप क्या सिखाएंगे? काइंडनेस, ऑनेस्टी, हेल्पिंग अदर्स। बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने संसार को क्या सिखाया। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टैंजा के शब्दार्थ। गौतम मतलब गौतम बुद्ध। सुयश का मतलब होता है अच्छा यश या अच्छी प्रसिद्धि, फेमस। जग का मतलब होता है संसार। दया का मतलब होता है करुणा। दिया दिखाया का मतलब होता है मार्ग दिखाया। ठीक है, सच का दिया नहीं दिखाना है, मार्ग दिखाना है, मतलब ज्ञान का प्रकाश देना है। तो इस पद में, इस स्टैंजा में कवि गौतम बुद्ध के महान विचारों और शिक्षाओं का वर्णन करता है। कवि कहता है कि गौतम बुद्ध ने इसी महान भूमि पर जन्म लेकर उसका सुयश बढ़ाया। सुयश का अर्थ है अच्छा यश या फिर अच्छी प्रसिद्धि। गौतम बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही। उनके संदेशों ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया था और किया है। उन्होंने संसार को दया और करुणा का महत्व समझाया। किसका? दया का और करुणा का। उन्होंने लोगों को यह सीख दी कि हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दयालु। और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जग को दिया दिखाया, इसका अर्थ है कि उन्होंने संसार को सही मार्ग और ज्ञान का प्रकाश दिखाया। तो बच्चों, यहाँ दिया शब्द केवल मिट्टी के दीपक के अर्थ में नहीं आया है। इसका भाव यह है कि जिस प्रकार एक दीपक अंधकार में प्रकाश देता है, उसी प्रकार ज्ञान जो है वो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। तो अब हमारी कविता की अंतिम पंक्तियों को भी देख लेते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो अब बच्चों, मैं आपसे पूरे पोएम का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक ही भूमि को कवि युद्ध भूमि भी कहता है और बुद्ध भूमि भी। यह कैसे पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट। तब तक मैं शब्दार्थ बताती हूँ। युद्ध भूमि का मतलब होता है वह भूमि जहाँ युद्ध हुए हों। बुद्ध भूमि का मतलब है गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई भूमि है, इसलिए इसको बुद्ध भूमि कहा गया है। मातृभूमि क्यों? क्योंकि अपनी माँ के समान प्रिय भूमि है। जन्मभूमि क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जन्म हुआ है। तो इस अंतिम पद में कवि अपनी मातृभूमि के अलग अलग रूपों को एक साथ प्रस्तुत करता है। वह भारत को युद्ध भूमि कहता है क्योंकि इस धरती पर वीरों ने संघर्ष किए और अनेक युद्ध हुए। यह भूमि वीरता और साहस की भी साक्षी रही है। लेकिन इसी भूमि को कवि
बुद्ध भूमि भी कहता है। इसका कारण है कि यह भूमि गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति से जुड़ी है, जिन्होंने संसार को दया, करुणा और शांति का संदेश दिया। तो बच्चों, यहाँ एक बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। एक ओर वीरता और संघर्ष है और दूसरी ओर दया और शांति है। कवि बताना चाहता है कि उसकी मातृभूमि अनेक विशेषताओं से भरी हुई है। इस मातृभूमि में वीरता भी है, ज्ञान भी है, धर्म भी है और करुणा भी है। अंत में कवि फिर गर्व और प्रेम के साथ कहता है कि यह उसकी मातृभूमि और जन्मभूमि भी है। सो बच्चों, अब पूरी कविता का मेन आइडिया समझते हैं। कवि सोहन लाल द्विवेदी ने इस कविता में अपनी मातृभूमि भारत के प्रति अपने गहरे प्रेम और गर्व को व्यक्त किया है। कविता की शुरुआत भारत की प्राकृतिक सुंदरता से होती है। कवि सबसे पहले ऊंचे हिमालय का वर्णन करता है, जो अपनी विशालता से आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। फिर वह समुद्र, गंगा और यमुना जैसी नदियों का वर्णन करता है। इसके बाद कवि हमें भारत की हरी भरी प्रकृति दिखाता है। पहाड़ियों से झरने झर रहे हैं, झाड़ियों में पक्षी चहचहा रहे हैं, आम के पेड़ों की घनी अमराइयाँ हैं और ठंडी सुगंधित हवा तन मन को प्रसन्न कर रही है। लेकिन कविता केवल प्रकृति की सुंदरता तक सीमित नहीं रहती है। कवि आगे भारत की महान संस्कृति, धर्म और कर्म की परंपरा का भी वर्णन करते हैं। वह श्री राम, माता सीता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार कवि बताता है कि भारत प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ महान संस्कृति, ज्ञान, दया, वीरता और आदर्शों की भी भूमि रही है। इसलिए कवि गर्व से बार बार कहता है, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। बस बच्चों, अगर यह सीक्वेंस आपको याद हो गया तो पूरी कविता का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपने कितना ध्यान से पढ़ा इस कविता को। तो कुछ मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ और आप उसका आंसर बताइए, अपने माइंड में बताइए या फिर कमेंट करके बताइए। तो हिमालय कैसा खड़ा है? दूसरा क्वेश्चन, कविता में किन किन प्रसिद्ध नदियों का नाम आया है? आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, पुण्य भूमि का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, अमराइयाँ किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, मलय पवन कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 6, रघुपति किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या सिखाया? एंड लास्ट क्वेश्चन, कवि भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों क्यों कहता है? और अंत में एक आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं कि कविता का मुख्य भाव क्या है। तो बच्चों, आज हमने मातृभूमि कविता को लाइन बाय लाइन बहुत आसान तरीके से समझा। आई होप अब आपको कविता की हर स्टैंजा का मीनिंग और उसके पीछे का भाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। याद रखिए, इस कविता में कवि केवल भारत की तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि हमें यह भी सिखा रहा है कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और उसकी प्रकृति, संस्कृति और महान विरासत का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन इजी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूरी कविता में आपका फेवरेट स्टेंजा कौन सा था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आती हूँ इस कविता के क्वेश्चन आंसर। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय बच्चों।